कर दिया। अब इसमें आपकी दो कंडीशन हो सकती है, के इज ग्रेटर देन 1 एंड के इज लेस देन 1। फर्स्ट मान लीजिए यदि के इज ग्रेटर देन 1 है, दैट मीन्स क्या है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो है आपके इंक्रीज हो रहे हैं, देन द नंबर ऑफ population of neutron, number of neutron, population of neutron will increase after fission of each generation। ठीक है, after fission of each generation number of population of neutrons क्या है आपके, इंक्रीज हो रहे हैं। और जब आपके इस तरीके से नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो है आपके इंक्रीज होते जाएंगे तो चेन रिएक्शन क्या हो जाएगी आपकी, अनकंट्रोल, एंड देन द चेन रिएक्शन विल अनकंट्रोल। ठीक है, इफ के इज लेस देन 1 होता है, के इज लेस देन 1 का मतलब क्या है कि आपकी जनरेशन में, नेक्स्ट जनरेशन में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो है डिक्रीज हो रहे हैं, तो ऐसे हर बार डिक्रीज होते जाएंगे, लास्ट में क्या है, खत्म ही हो जाएंगे। तो रिएक्शन क्या हो जाएगी आपकी, स्टॉप, कंट्रोल नहीं स्टॉप ही हो जाएगी जब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आपके कंटिन्यूअसली डिक्रीज होते जाएंगे। हाँ, तो एक स्टेप और लिख दूंगी जिसमें k इक्वल्स टू 1 होगा। 1 होने का मतलब क्या है कि नेक्स्ट जनरेशन में भी आपके 1 ही मिलेगा, मतलब जैसे इसमें 3 है तो नेक्स्ट में भी आपके 3 होनी चाहिए, फिर 3 होनी चाहिए, तो वो उस कंडीशन में क्या होगी, कंट्रोल हो जाएगी। क्या अनकंट्रोल ये हो तो गई, नहीं रुकेगी ना। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कंटिन्यूअसली आपके हर जनरेशन में इंक्रीज हो रहे हैं। ठीक है, हर जनरेशन में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आपके इंक्रीज हो रहे हैं, तो फिजन आपका बढ़ता जाएगा, तो एनर्जी बहुत ज्यादा हो जाएगी, एनर्जी ज्यादा होने से वहां पर ब्लास्ट हो जाएगा, तो वो रिएक्शन आपकी अनकंट्रोल हो गई। रुकने का मतलब ये है कि हर जनरेशन में आपके, जैसे इसमें 3 थे न्यूट्रॉन्स, ठीक है, नेक्स्ट में आपके 2 हो जाते हैं, फिर उससे नेक्स्ट में 1 हो जाते हैं, हर जनरेशन में डिक्रीज हो रहे हैं, तो जब न्यूट्रॉन्स ही खत्म हो जाएंगे लास्ट में, तो फिजन क्या हो जाएगा आपका, स्टॉप ही हो जाएगा ना, तो वो रिएक्शन आपकी स्टॉप हो जाएगी। इफ k इज लेस देन 1, देन द नंबर ऑफ पॉपुलेशन ऑफ न्यूट्रॉन will decrease after fission of each generation, then chain reaction will stop। ठीक है, थर्ड आपका ये लिख सकते हैं आप, इफ k इज लेस देन इक्वल 1। ठीक है, जब k इक्वल 1 है, इस केस में क्या होगा, देन द चेन रिएक्शन मेंटेन्स स्टेडी स्टेट एंड कंट्रोल। चेन रिएक्शन इज मेंटेन होगी चेन रिएक्शन आपकी, एंड कंट्रोल। अब आप एग्जाम्पल पढ़ेंगे कंट्रोल चेन रिएक्शन का एंड अनकंट्रोल चेन रिएक्शन। अनकंट्रोल चेन रिएक्शन आपकी, जैसे आपको नाम से पता चल रहा है, अनकंट्रोल कब होगी, जब वहां पर ब्लास्ट होगा, तो हाइड्रोजन एटम जो होता है उसके अंदर कंट्रोल चेन रिएक्शन होगी। और जो आपका न्यूक्लियर रिएक्टर होता है, न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर चेन रिएक्शन हम कंट्रोल करवाते हैं। रिएक्शन तो आपकी चेन रिएक्शन हमेशा अनकंट्रोल होगी, बट आप इसको कंट्रोल करवा सकते हैं जब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को, आप कुछ न्यूट्रॉन्स को एब्जॉर्बेशन करवा दें तो कंट्रोल करवा सकते हैं। जैसे 3 न्यूट्रॉन्स हैं, उसमें से आप
2 को एब्जॉर्ब करवा देते हैं, तो नेक्स्ट रिएक्शन के लिए, नेक्स्ट जनरेशन के लिए केवल एक ही न्यूट्रॉन वहां पर होगा। ठीक है, तो न्यूक्लियर रिएक्टर में हम पढ़ेंगे, नेक्स्ट टॉपिक है आपका न्यूक्लियर रिएक्टर। इंपॉर्टेंट है, हाँ बोलो बोलो। तो भी फिजन नहीं होगा। हाँ हाँ, हमें एनर्जी उतनी ही रखनी, तो भी खत्म हो जाएगी, तो भी रिएक्शन आगे नहीं बढ़ेगी यदि न्यूट्रॉन की एनर्जी उतनी नहीं है तो। उसके लिए न्यूट्रॉन्स की एनर्जी उतनी होनी चाहिए। वैसे जैसे चेन रिएक्शन जब भी होती है ना, तो हर बार न्यूट्रॉन की एनर्जी इंक्रीज होती है, आपको एनर्जी इतनी ज्यादा हो जाती है कि वो जीरो पर आपको कम करनी पड़ती है। अभी न्यूक्लियर रिएक्टर में पढ़ेंगे, जिसमें आपको नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को भी मेंटेन रखना है, ठीक है, कुछ को एब्जॉर्ब कराना है, साथ में उसकी एनर्जी को भी आपको इतनी ही रखनी है। तो उसके लिए क्या यूज करते हैं वो मैं आपको बता दूंगी। एनर्जी को भी कंट्रोल रखना है कि उसकी एनर्जी इतनी होनी चाहिए, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स भी कंट्रोल करने हैं। तो न्यूक्लियर रिएक्टर, ठीक है, तो न्यूक्लियर रिएक्टर एन अरेंजमेंट एंड apparatus in which nuclear fission is initiated to undergo a self-sustaining control chain reaction is called nuclear reactor. Arrangement और apparatus in which nuclear fission is initiated, एक बार न्यूक्लियर फिजन को इनिशिएट करना है, देन टू अंडरगो अ सेल्फ सस्टेन कंट्रोल चेन रिएक्शन, ठीक है, तो कंट्रोल चेन रिएक्शन इज कॉल्ड न्यूक्लियर रिएक्टर। न्यूक्लियर रिएक्टर हैज द फॉलोइंग पार्ट, ये मैं आपको बता देती हूँ, न्यूक्लियर रिएक्टर हैज द फॉलोइंग पार्ट। कौन कौन से होते हैं इसके पार्ट? फर्स्ट है आपका मॉडरेटर, कंट्रोल रोड्स एंड कूलेंट। मॉडरेटर, सेकेंड है आपका कंट्रोल रॉड्स, आपने शायद ये 12th में पढ़ा हुआ है थोड़ा बहुत, है ना, पढ़ा है ना। कंट्रोल रोड, कूलेंट, जो आपकी एनर्जी उसमें बहुत ज्यादा हो जाती है उसके लिए कूलेंट यूज किया जाता है। एंड फोर्थ है आपका शील्ड। शील्ड क्यों यूज किया जाता है? उस न्यूक्लियर रिएक्टर को एक शील्ड में रखा जाता है, बिकॉज जिससे उससे क्या होगा, फिजन से क्या है, बहुत सारी रेज इमिट होती हैं जो बहुत ही हार्मलेस होती हैं, इसलिए उसको शील्ड के अंदर रखा जाता है, एनर्जी से विस्फोट ना हो, इसलिए वहां पर एक कूलेंट यूज किया जाता है। कंट्रोल रोड्स जो होती हैं वो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को एब्जॉर्ब करती हैं, कंट्रोल रोड्स उसके लिए यूज करती हैं। मॉडरेटर किसके लिए यूज होता है? जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स की एनर्जी है उसको ज्यादा हो जाती है जब उसकी एनर्जी, तो उसको मॉडरेट करता है कि एनर्जी डाउन हो जाए उसकी थोड़ी, ठीक है। तो अब वो कैसे है, मैं पहले तो उसका डायग्राम बना देती हूँ, फिर मैं आपको उसकी पूरा एक्सप्लेन कर दूंगी। टाइम है ना, अभी कितना हो रहा है, समझा नहीं पाऊंगी। ठीक है, ये है आपकी यूरेनियम रॉड्स, ठीक है, इनके बीच में होती हैं आपकी ये कंट्रोल रोड्स। याद आ रहा है कुछ? ये जो अंदर है ना आपकी, ये है आपकी यूरेनियम रॉड्स,
यूरेनियम रॉड्स, यूरेनियम 235 है, ठीक है, ये भी याद रखना आपको। यूरेनियम कौन सा है? 235 वाला। ये है आपकी कंट्रोल रॉड्स, ठीक है। फर्स्ट आपको इसको स्टार्ट करना है, इनिशिएट करना है रिएक्शन को, तो न्यूट्रॉन बॉम्बार्ड किया गया है, एक ही न्यूट्रॉन बॉम्बार्ड किया गया है जिसकी एनर्जी कितनी है? 0.025 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जस्ट एक बार इस इनिशिएट किया है रिएक्शन को, ठीक है। इसके अंदर एज अ मॉडरेटर यूज कर सकते हैं आप वाटर, एज अ मॉडरेटर यूज किया जाता है, वाटर यूज कर सकते हैं। एंड मैं आपको भी बता दूंगी, चलो D2O यूज किया जाता है वैसे, हैवी वाटर। एक और है मॉडरेटर हो जाएगी। एंड और क्या है इसमें? यूरेनियम रॉड्स हो गया, शील्ड, हाँ ये आपकी शील्ड है, ये जिसके अंदर इसको रखा गया है, ठीक है। बहुत हैवी शील्ड होती है ये, कोई भी रेज जिससे इसमें से बाहर ना आए, ठीक है। ये है आपका शील्ड, बिकॉज बहुत ही हार्मफुल होती हैं वो, इसलिए शील्ड का यूज किया जाता है। शील्ड है। और ये आपका कूलेंट, टाइम टाइम पर इसको ठंडा किया जाता है, कूलेंट। और कुछ रह गया है? चारों हो गए, ठीक है। क्या पढ़ा है आपने? पढ़ा है, पढ़ा है, पूरा पढ़ा है। सबसे पहले बात करते हैं अब मॉडरेटर की, नहीं मॉडरेटर नहीं, पहले फ्यूल और फिजल मटेरियल। फ्यूल एंड फिजल मटेरियल, ठीक है। फ्यूल एज अ फिजल मटेरियल हमने क्या यूज किया है? आपका यूरेनियम रॉड्स यूज किया है। स्टार्ट किया रिएक्शन, एक न्यूट्रॉन को बॉम्बार्ड किया, वो न्यूट्रॉन जाके इस फर्स्ट वाली यूरेनियम रॉड से टकराया। टकराने के बाद उसमें क्योंकि रॉड्स के अंदर तो क्या बहुत सारे यूरेनियम एटम होंगे, उसमें से उसने सिर्फ एक ही यूरेनियम पर जाके वो स्कैटर हुआ, उससे टकराया, अपनी एनर्जी उसको रिलीज की। उसके बाद क्या होगा? उसका ब्रेक हो गया बेरियम एंड क्रिप्टॉन में, साथ में 3 जो है उससे सेकेंडरी न्यूट्रॉन्स इमिट हुए, ठीक है, सेकेंडरी न्यूट्रॉन्स। अब वो सेकेंडरी न्यूट्रॉन्स क्या करेंगे? अनदर यूरेनियम पार्टिकल्स का फिजन करेंगे, तो इसमें बहुत सारे यूरेनियम होंगे। अब उसके बाद इस रिएक्शन से जब जैसे ही निकलेंगे इस वाली यूरेनियम रॉड से, तो बहुत सारे सेकेंडरी न्यूट्रॉन्स होंगे वहां पर, ठीक है। तो वो सेकेंडरी न्यूट्रॉन्स क्या टकराएंगे? इस वाली रॉड से, कंट्रोल रॉड से, ठीक है। तो सबसे पहले आपका फिजल मटेरियल में बता देती हूँ। दिस इज द मेन पार्ट ऑफ द न्यूक्लियर रिएक्टर विच कंसिस्ट ऑफ फ्यूल मटेरियल और यूरेनियम 235 इन द फॉर्म ऑफ रॉड, ठीक है। These rods are kept in aluminium container and placed as a same at some distance, ठीक है। ये जो कंटेनर है वो आपका है एल्यूमिनियम कंटेनर, ठीक है। एल्यूमिनियम कंटेनर में कुछ डिस्टेंसेस पर आपने इनको रखा हुआ है, यूरेनियम 235 एज अ फिजल मटेरियल रखा हुआ है। उसके बाद सम डिस्टेंस इन ग्रेफाइट और हैवी वाटर, जो मॉडरेटर यूज किया है वो हो सकता है आपका हैवी ग्रेफाइट हो सकता है एंड हैवी वाटर, वाटर भी यूज करते हैं, ठीक है। तो न्यूट्रॉन्स प्रोड्यूस्ड बाय द फिजन in one rod should reach another rod after passing through the heavy water। यहाँ से जो न्यूट्रॉन्स सेकेंडरी न्यूट्रॉन्स होंगे वो दूसरी वाली यूरेनियम रॉड पर तब जाएंगे, किसमें से पास होकर जाएंगे? ग्रेफाइट एंड हैवी वाटर। तो यदि उनकी वेलोसिटी बहुत ज़्यादा है, उनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा है, तो ये उसको कंट्रोल कर सकता है और उनकी एनर्जी 0.025 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही होगी, ठीक है। फिर नेक्स्ट अब हम बात करते हैं मॉडरेटर की। मॉडरेटर इज यूज्ड टू रिड्यूस और स्लो डाउन द वेलोसिटी ऑफ न्यूट्रॉन, ठीक है। मॉडरेटर इज यूज्ड
to slow down the velocity of neutrons produced in the fission, because the energy of neutron produced in the fission is about 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट. क्योंकि हो सकता है कुछ न्यूट्रॉन्स की एनर्जी उससे 0.025 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से बहुत ज़्यादा हो सकती है, तो उसको ये कंट्रोल कर सकता है मॉडरेटर. ठीक है. उसके बाद by the collision of neutron with the atom of moderator, their energy reduces up to 0.025 electron volt, which is required for the fission. ठीक है. अब ये बात आती है कि उनकी एनर्जी इतनी कैसे हो जाती है, क्योंकि जो न्यूट्रॉन्स हैं यहाँ से निकलेंगे, किसके कांटेक्ट में आएंगे, मॉडरेटर के कांटेक्ट में आएंगे, हैवी वाटर के. तो हैवी वाटर के एटम से जब वो टकराएंगे तो अपनी एनर्जी कुछ रिलीज कर देंगे और उनकी एनर्जी क्या हो जाएगी 0.025 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. तो अब बात करते हैं कंट्रोल रोड्स की. मॉडरेटर हो गया आपका. कंट्रोल रोड हम यूज करते हैं. द न्यूक्लियर रिएक्टर इट इज नेसेसरी टू कंट्रोल द फिजन प्रोसेस. न्यूक्लियर रिएक्टर में ये जरूरी है कि आप फिजन रिएक्शन जो हो रही है, चैन रिएक्शन, उसको आप कंट्रोल करें. ठीक है. इट इज नेसेसरी टू कंट्रोल द फिजन प्रोसेस इनसाइड द ये जो आपका एल्यूमिनियम कंटेनर है इसके अंदर. ठीक है. इसको कोर भी बोलते हैं, इनसाइड द कोर. ठीक है. उसके बाद बिकॉज यदि आपने इस चेन रिएक्शन को कंट्रोल नहीं किया तो ब्लास्ट हो जाएगा. यहाँ पर लिख सकते हैं ऐसा, इनसाइड द कोर. अदरवाइज द चेन रिएक्शन बिकम in nuclear reactor damage. The chain reaction can be controlled by controlling the number of neutrons. Chain reaction को आप control कर सकते हैं by the controlling of number of neutrons. So the material which can absorb excess neutron is called control rods. तो जो आपके excess of neutrons हैं उनको यदि absorb कर ले कोई rod तो उसको क्या बोल देंगे आप, control rod. तो control rod के are made of materials such as cadmium and bismuth. इसमें क्या लिखा हुआ है, कैडमियम रॉड होती है. वैसे ये जो कंट्रोल रोड्स होती हैं वो आपकी बनी होती है कैडमियम से. कंट्रोल रोड्स आर मेड ऑफ कैडमियम रॉड्स. ठीक है. कैडमियम रॉड्स विच एंड कैडमियम इज द गुड एब्जॉर्बर. कैडमियम क्यों यूज किया है, क्योंकि कैडमियम इज द गुड एब्जॉर्बर of slow neutrons. These rods are inserted through the graphite rod between the uranium rod. ठीक है. इन रॉड को आप सेट करते हैं between the uranium rods to control. मतलब जैसे देखो 3 न्यूट्रॉन्स एमिट हुए, सेकेंडरी न्यूट्रॉन्स, उसमें से क्या होगा, कुछ की एनर्जी बहुत ज्यादा होती है, वो बहुत ज्यादा एनर्जी वाले फटाफट यहाँ पहुंचेंगे. ठीक है. वो बहुत ज्यादा यहाँ पहुंचेंगे और उनकी एनर्जी को कंट्रोल करेगा ये मॉडरेटर. और कुछ न्यूट्रॉन्स ऐसे होंगे जिनकी एनर्जी बहुत कम होगी, बहुत ही स्लो होंगे. उन स्लो न्यूट्रॉन्स को ये कैडमियम एब्जॉर्ब कर लेगा. तो नेक्स्ट रिएक्शन के लिए, नेक्स्ट जनरेशन के लिए एक ही न्यूट्रॉन आगे जाएगा. ठीक है. तो इस तरीके से आप रिएक्शन को न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर कंट्रोल कर सकते हैं बाय द कंट्रोल रोड्स. ठीक है. बोरोन या कैडमियम की रॉड यूज करेंगे क्या, कंट्रोल कर तो लिया. तो न्यूक्लियर रिएक्टर का फायदा अभी सुनो ना, सुनो तो सही. अब कूलेंट, बस ऐसे इसको ऐसे याद रख लो स्टोरी की तरह, और ये पॉइंट्स लिख के आगे इसमें लिखते जाना. ठीक है. अब नेक्स्ट है आपका कूलेंट. लाइट कहाँ से बनती है, लाइट भी तो बनती है ना, उसी के लिए तो यूज किया जाता है. कूलेंट क्या होता है, व्हेन द चेन रिएक्शन स्टार्ट इन द रिएक्टर, फर्स्ट जो आपने इनिशिएट की थी, ए ह्यूज अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी इज रिलीज्ड. हर बार फिजन में क्या होता है, एनर्जी रिलीज होती है. ठीक है. फिर सेकेंडरी न्यूट्रॉन्स आ जाएंगे, फिर वो अदर न्यूक्लियर यूरेनियम एटम्स का फिजन करेंगे, फिर एनर्जी रिलीज होगी. तो बहुत ज्यादा एनर्जी इस रिएक्टर के अंदर हो जाती है. उस एनर्जी को कंट्रोल करने के लिए कूलेंट का यूज किया जाता है. टाइम पर जब बहुत ज्यादा एनर्जी हो जाती है तो वहां से कूलेंट का यूज किया जाता है. Huge amount of heat energy is released. If the heat energy remains in the reactor, it can be increase the temperature of the core.
जब एनर्जी बहुत ज्यादा उसके अंदर ही रहेगी, बहुत ज्यादा बढ़ती जाएगी, तो उस केस में क्या होगा कि आपका जो है टेम्परेचर रिएक्टर का बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। So it become essential to remove the heat produced by the fission. तो उसको remove करना है as fast as it is liberated, otherwise it may damage the reactor. The material used to extract heat from the core is called coolant. जो heat को बाहर निकालने के लिए use होता है वो क्या है? coolant. कूलेंट कैन बी एयर हो सकता है, आप एयर डाल सकते हैं उसमें, एयर से भी तो वो कूल हो जाएगा। एंड आप इसके साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड भी यूज कर सकते हैं, हीलियम यूज किया जा सकता है, वाटर यूज किया जा सकता है, एंड लिक्विड सोडियम भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपके कूलेंट फॉर एग्जांपल। शील्ड, अब बात करते हैं शील्ड की। शील्ड क्यों यूज किया जाता है? In a nuclear reactor, various type of heavy energetic radioactive rays are emitted. बहुत ज़्यादा न्यूक्लियर फिजन में क्या होता है, रेडियो एक्टिव रेज इमिट होती हैं जो कि हमारे लिए या फिर किसी भी जो भी उनके लिए क्या होंगे वो बहुत ज़्यादा हार्मलेस होती हैं। These rays are very harmful for the living beings and in order to avoid the rays, thick wall of concrete is known as shield constructed around the reactor so that rays must not come out from the reactor, ठीक है। तो थिक इसमें वो यूज किया जाता है, कंक्रीट की वॉल होती है जिससे कि उसमें से रिएक्शन होने के बाद अंदर ही वो रेज रहें, उससे बाहर ना निकले, जो हमारे लिए लिविंग बींग्स के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल होंगी। तो आपका शील्ड इस तरीके से यूज किया गया। तो इसके पार्ट्स हो गए, एक एक पार्ट को मैंने आपको डिफाइन कर दिया कैसे कैसे। उसके बाद इसका वर्किंग प्रोसेस सुन लीजिए। टाइम हो गया क्या? तो वर्किंग मैं आपको कल बताती हूँ फिर, ठीक है।